क्या आपने कभी सोचा है कि मौत की आहट कैसी होती है? लोग कहते हैं मौत सन्नाटे में आती है, पर उस रात मौत एक चीख के साथ आई थी। मैं आज भी जब ट्रेन की सीटी सुनती हूँ ना, तो मेरा जिस्म ठंडा पड़ जाता है। सब कहते हैं वो मेरा वहम था, डॉक्टर कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, पर उन्हें कैसे समझाऊं कि वो गीला हाथ जो मेरी खिड़की पर था वो कोई वहम नहीं था। 14 मार्च 2026, पुणे पटना एक्सप्रेस। रात के 2 बज रहे थे। पूरा कोच S5 गहरी नींद में था। सिर्फ मैं जगी हुई थी, शायद इसलिए क्योंकि मुझे हमेशा से ट्रेन में डर लगता था। मेरी सीट खिड़की के पास थी। लाइट फ्लिकर कर रही थी, जिर्र जिर्र, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। मेरे सामने वाली सीट पर एक बुढ़ा आदमी सोया था, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। मुझे क्या पता था कि ये शांति अगले 10 मिनट में कत्ल होने वाली है। ट्रेन एकदम से रुकी, इतनी जोर से कि मेरा सर खिड़की के शीशे से टकराया। सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगे। मैंने एसी की हमिंग सुनने की कोशिश की, पर वो बंद हो चुकी थी। फैन रुक गया था। मैंने पर्दा हटाया और जो देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। बाहर कोई स्टेशन नहीं था। हम एक ऐसे जंगल के बीच थे जहां पेड़ इतने घने थे कि वो ट्रेन की छत को दबोच रहे थे। मैंने बाकी लोगों को जगाने की कोशिश की, पर कोई नहीं उठा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कोच किसी गहरी बेहोशी में है। तभी मेरी नज़र बाहर गई। दूर एक सिग्नल लाइट चमक रही थी, रेड, खून की तरह लाल। पर वो सिग्नल किसी खंबे पर नहीं था। वो एक पुराने टूटे हुए बरगद के पेड़ से लटका हुआ था, और उस सिग्नल के नीचे कोई खड़ा था। एक टॉर्च की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। उसके चलने की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ कुछ घसीटने की आवाज़ थी। घस घस घस। बारिश नहीं थी, वो खिड़की के शीशे पर ऊपर से नीचे कुछ टपक रहा था। मैंने डरते हुए उंगली से शीशा साफ किया। वो खून था। ट्रेन की छत से खून नीचे गिर रहा था। और तभी एक हाथ, एक गीला काला हाथ मेरी खिड़की के शीशे पर चिपक गया। वो ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा था, जैसे कोई छत से नीचे गिरने की कोशिश कर रहा हो, या शायद अंदर आने की। कॉरिडोर का दरवाज़ा खुल गया था। ठंडी हवा अंदर आने लगी, जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और मौत की बू आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कंबल में सिमट गई। मुझे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ, कुछ ठंडा, बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा। तभी मेरे कान के पास, बिल्कुल मेरे बालों को छूते हुए, एक सरसराहटी हुई आवाज़ आई। क्यों जाग रही हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। मैं जोर से चीखी। जैसे ही ट्रेन चली, रोशनी वापस आ गई। मैंने आंखें खोली। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा था। सामने वाला बुढ़ा आदमी अब भी सो रहा था। खिड़की साफ थी, कोई खून नहीं, कोई हाथ नहीं। पर जब मैंने अपना हाथ देखा, मेरी हथेली पर मिट्टी के गीले निशान थे, और मेरी बगल वाली सीट पर एक पुराना डेथ सर्टिफिकेट पड़ा था, जिस पर मेरा नाम लिखा था, और मौत की तारीख थी आज की। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वो मेरे साथ ही है इस कोच में। एपिसोड 2 में बताऊंगी कि उसने मुझसे क्या मांगा। तब तक अपने पीछे देखते रहना। मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करती थी। मुझे लगता था डर सिर्फ दिमाग का खेल है। पर जब मैंने अपनी सीट पर वो डेथ सर्टिफिकेट देखा, जिस पर मेरा नाम लिखा था और मौत की तारीख आज की थी, मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। ट्रेन चल चुकी थी, लाइट्स वापस आ गई थी। सब लोग ऐसे सो रहे थे जैसे उनके कानों में कोई आवाज़ ही ना गई हो। पर मेरे हाथ में वो कागज़, वो सच था, वो गीला था, उसमें से सड़ी हुई मिट्टी की बू आ रही थी। मैंने उस सर्टिफिकेट को गौर से देखा। उस पर लिखा था कॉज ऑफ डेथ सफोकेशन। मैंने सोचा ये कोई मजाक है, किसी ने मुझे डराने के लिए रखा है। मैंने अपने बगल वाली सीट पर सोए हुए उस बूढ़े आदमी को हिलाया। अंकल, अंकल जागिए। पर वो नहीं हिला। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका जिस्म बर्फ की तरह ठंडा था। मैंने उसकी नब्ज चेक की। वो मर चुका था। वो कब मरा? वो तो मुझसे बात कर रहा था जब ट्रेन रुकी थी। मैं डर के मारे कोच से बाहर भागी। कॉरिडोर खाली था। मैंने टीटी को ढूंढने की कोशिश की। मैं कोच S4 की तरफ गई, पर दरवाज़ा जैम हो चुका था। मैंने S6 की तरफ देखा, वहाँ अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें रोशनी भी गायब हो जाती थी। तभी मैंने देखा फ्लोर पर मिट्टी के गीले पैरों के निशान बन रहे थे।
वो निशान S6 से मेरी तरफ आ रहे थे। कोई चल नहीं रहा था, बस वो निशान अपने आप बनते जा रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल चीज़ मेरे बिल्कुल सामने खड़ी हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और चिल्लाई, कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? तभी कॉरिडोर की दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर मेरी नज़र पड़ी। वो 10 साल पुरानी एक एक्सीडेंट की न्यूज़ थी। पुणे पटना एक्सप्रेस, कोच S5 में आग लगने से 40 लोगों की मौत। उस फोटो में वही बूढ़ा आदमी था जो मेरी सीट के सामने लेटा था, और उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा मेरा था, पर वो लड़की 10 साल पहले मर चुकी थी। मैंने सोचा, अगर वो मर चुकी है तो मैं कौन हूँ? क्या मैं जिंदा हूँ या मैं भी इस ट्रेन की एक याद हूँ? सडन मुझे महसूस हुआ कि कोच की सारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। धुआं नहीं था, पर दम घुट रहा था। मैंने दरवाज़ा पीटना शुरू किया। बैंग बैंग बैंग, बचाओ, कोई है? तभी खिड़की पर वही गीला हाथ वापस आया। इस बार एक नहीं, हजारों हाथ थे। वो ट्रेन की बॉडी को कुरेद रहे थे। स्क्रिच स्क्रैच स्क्रिच। और तभी वही ठंडी विस्पर मेरे दूसरे कान में आई, तुम्हें याद क्यों नहीं आता रिया? उस दिन आग तुमने ही लगाई थी ना? मेरा सिर घूमने लगा। मुझे धुंधला सा याद आने लगा। 10 साल पहले एक छोटी सी गलती, एक जलती हुई मोमबत्ती, और पूरा कोच राख हो गया था। मैं अकेली थी जो बच गई थी, या मैं वही थी जो सबसे पहले मरी थी? मैंने सर्टिफिकेट दोबारा देखा। उस पर मेरी फोटो नहीं थी, उस पर मेरा गुनाह लिखा था। ट्रेन अब जंगल से बाहर निकल रही थी, पर मेरे अंदर का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वो बूढ़ा आदमी, वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में सिर्फ खाली अंधेरा था। ट्रेन रुकी। स्टेशन का नाम था मोक्ष। मैंने बाहर देखा, वहां हजारों लोग खड़े थे। सबके हाथ में एक डेथ सर्टिफिकेट था। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। उन सब के जिस्म पर आग के निशान थे। वो बूढ़ा आदमी उठा, मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हारा स्टेशन आ गया है रिया, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। एपिसोड 3 में बताऊंगी, क्या मैंने वो दरवाज़ा खोला या मैं हमेशा के लिए इस साइलेंट ट्रैक पर कैद हो गई। दरवाज़ा खोलो। मोक्ष स्टेशन? मैंने कभी स्टेशन का नाम किसी मैप पर नहीं देखा था। बाहर हजारों लोग खड़े थे। उनकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली अंधेरी गड्ढे थे। वो सब मेरी तरफ देख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी जिसे मैं अंकल समझ रही थी, उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि मुझे अपनी हड्डियां चटकने की आवाज आई। उसने कहा, रिया, 10 साल हो गए हमें इस कोच में जलते हुए, आज तुम्हारा हिसाब पूरा होगा। मुझे सब याद आने लगा। वो 14 मार्च की ही रात थी। S5 कोच। सब सो रहे थे। मैं अपनी सीट पर बैठकर एक पुरानी डायरी पढ़ रही थी, मोमबत्ती की रोशनी में। ट्रेन ने एक झटका लिया, मोमबत्ती नीचे गिरी और पर्दे में आग लग गई। मैंने कोशिश की बुझाने की, पर आग ने मॉन्स्टर का रूप ले लिया था। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर वो लॉक था। मैं चिल्लाई, पर कोई नहीं जगा। सब लोग उस धुएं में सोते सोते ही मर गए। सिर्फ मैं खिड़की तोड़कर बाहर कूद गई थी। मैं बच गई थी? नहीं, मैं उस दिन जंगल में कूदी तो थी, पर मेरे जिस्म का आधा हिस्सा जल चुका था। मैं 10 साल से हॉस्पिटल के एक बेड पर कोमा में थी। मेरा दिमाग हर साल इसी तारीख को इसी ट्रेन में वापस आता है, उन हजारों लोगों का सामना करने जिनको मैंने मारा था। वो गीला हाथ जो खिड़की पर था, वो मेरा अपना हाथ था, 10 साल पहले वाली रिया का, जो अंदर आने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो डेथ सर्टिफिकेट मेरा ही था, जो अब फाइनली साइन होने वाला था। कोच की दीवारें पिघलने लगी थी। ट्रेन की फ्लोर से खून नहीं, बल्कि राख निकल रही थी। वो बूढ़ा आदमी अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका चेहरा अब जलकर काला पड़ चुका था। उसने कहा, हम तब तक इस ट्रैक पर घूमते रहेंगे जब तक तुम हमारे साथ नहीं चलती। तुमने हमें नींद में मारा था, अब हम तुम्हें नींद में ले जाएंगे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर बाहर वही हजारों लोग दरवाजे को धक्का दे रहे थे। मेरा दम घुट रहा था। इस बार ट्रेन में आग लग चुकी थी, असली आग। मुझे अपने जिस्म पर जलन महसूस हो रही थी। तभी मुझे एक दूर से आती आवाज़ सुनाई दी, डॉक्टर, इसका हार्ट रेट गिर रहा है, CPR दीजिए। वो हॉस्पिटल था। वो मेरी माँ की आवाज़ थी। मैंने एक तरफ देखा तो हॉस्पिटल की सफ़ेद रोशनी थी, और दूसरी तरफ मोक्ष स्टेशन का काला अंधेरा। बूढ़े आदमी ने मेरा दूसरा हाथ पकड़ा और खींचा। मत जाओ रिया, यहाँ तुम्हारी असली जगह है।
मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। मैंने उस बूढ़े आदमी को धक्का दिया और उस जलती हुई ट्रेन से बाहर कूद गई। पर मैं स्टेशन पर नहीं गिरी, मैं गहरी अंधेरी खाई में गिरती चली गई, गिरती गई जब तक मुझे अपने सीने पर एक जोर का झटका महसूस नहीं हुआ। मेरी आंखें खुल गईं, सफेद दीवारें, ऑक्सीजन मास्क, मेरी माँ का रोता हुआ चेहरा। डॉक्टर ने कहा, चमत्कार हो गया, 10 साल बाद होश आया है। मैं हॉस्पिटल में हूँ, सुरक्षित हूँ, सब कहते हैं मैं ठीक हो रही हूँ। पर कल रात जब नर्स ने मेरे कमरे की खिड़की बंद की तो मैंने देखा, शीशे पर धूल से एक निशान बना था, एक गीला काला हाथ का निशान। और मेरे कान में वही ठंडी विस्पर आई, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है रिया, अगला स्टेशन तुम्हारा घर है।